यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ना, वो वीडियो है भारत में गरीबी। तो हुआ क्या था कि मैंने इसको 2 महीने पहले वीडियो को बनाए थे, 2 वीडियो। उस समय ठंड हुआ करती थी, तो आज जो है उन्हीं 2 वीडियो का मैं कंपाइलेशन कर रहा हूँ। तो ठंडी की वजह से उस समय मैंने कपड़ा ज़्यादा पहना था, तो इस चीज़ पर हंसीएगा मत, ठीक है। बट हाँ, अगर आप यूपी SSS के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो लेखपाल हो, और अगर आप यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये लिख लीजिएगा कहीं पे भी, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से 200% कन्फर्म है। तो मैंने कंपाइल करके बनाया है, आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। थैंक यू। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। बिना देर किए हुए मैं आपको आज का टॉपिक बताता हूं। आज का टॉपिक है भारत में गरीबी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका ग्राम समाज एवं विकास में भी आएगा और आपके GS का भी उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 1 से 2 वीडियो इसमें लेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राम में जाति, और जैसे ही मैं आपको ग्राम में जाति पढ़ा लूंगा तो आपका पहला टॉपिक ग्राम समाज भारतीय संदर्भ में अपने आप पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, भारत की 2 सबसे बेसिक समस्याएं, एक तो है गरीबी और दूसरा इंपॉर्टेंट समस्या है बेरोजगारी। इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता जरूर है, चाहे तो गरीबी पे आएगा चाहे बेरोजगारी पे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। आदमी बेरोजगार होगा तो गरीब अपने आप होने लगेगा, ऐसे समझिए। तो अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ डेटा बता दूं, और हाँ, इनमें कुछ डेटा तो ऐसे हैं कि अगर आप उसको अक्षर से रट लेंगे तो PCS में तो सीधे सीधे आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी समिति गरीबों पे है, गरीबी के लिए बनाई गई। सीधे सीधे आया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छा लगे तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि इस वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ मत करिएगा, सब्सक्राइब भी मत करिए, लाइक भी मत करिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अब आ जाइए, भारत में गरीबी। पहले मैं आपको डेटा बता दूं, भारत में आज के टाइम पे गांव में कितने लोग, रूरल कितने लोग हैं? 68.8% पॉपुलेशन कैसी है? गाँवों में बसती है। तो उसका मतलब जब भी विकास की बात होगी तो गाँव की बात होगी ही होगी। अब जो जनसंख्या गाँवों में बसती है, उस जनसंख्या का याद रखिए, ये दिसंबर 2021 की रिपोर्ट है कि जो जनसंख्या, पॉपुलेशन लिविंग इन दी रूरल एरिया, जितने भी जनसंख्या गांव में बस रही है 68.8, इस पूरी जनसंख्या का 25.7% लोग क्या हैं? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अब अभी आपको मैं गरीबी रेखा, गरीबी सब बताऊंगा, बट अभी फिलहाल याद रखिए। अब दूसरी चीज याद रखिए, अगर अर्बन डेटा कहा जाए, मतलब जो शहरों में बात की जाए, तो शहरों की जो भी आबादी है उसके 13.7% लोग आज भी क्या है? गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये तो है भारत में गरीबी की स्थिति। इसलिए हमें गरीबी पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बिना गरीबी पे ध्यान दिए हुए भारत में आगे हम चल ही नहीं सकते। अब आ जाइए, गरीबी क्या है? ध्यान से समझिए, गरीब कौन है? देखिए, एक पहले से ही भारत में गरीब कौन है? हर आदमी को अच्छे तरीके से सर्वांगीण विकास के लिए 3 चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत तो बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सा? सोचिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर एक आदमी जिसके पास रोटी नहीं है, या एक ऐसा आदमी जिसके पास रोटी नहीं है या कपड़ा नहीं है या मकान, तीनों में से कोई नहीं है या तीनों में से कोई एक नहीं है, तो वो आदमी क्या कहलाएगा? सबसे आसान भाषा में गरीब कहलाएगा, ठीक है ना? गरीब ही कहलाएगा। अब आ जाइए कि भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। तो गरीबी क्या है? क्लियर हो गया। अगर वर्ल्ड बैंक में देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन आप कोट कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, गरीब कौन है? एक ऐसा आदमी, वर्ल्ड बैंक ने कई क्या क्या इंक्लूड करता है गरीबी में, तो आ जाइए, एक ऐसा आदमी जिसकी इनकम लो है, सबसे पहला। एक ऐसा आदमी जिसको कम अर्निंग है, इनकम का मतलब आमदनी, पैसा कम आता है। दूसरा, सामान्य चीजें, कुछ बेसिक चीजें। देखिए, हम सब हैं, हमें पता है अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जिसकी जरूरत हर आदमी को पड़ती है। अगर वो बेसिक चीजें खरीदने में आदमी अक्षम है तो वो क्या है? गरीब है, ठीक है। इसके अलावा ये बताइए, कुछ चीजों की, अब हमें अच्छे तरीके से जिंदगी जीनी है, 3 चीज की जरूरत होती है। एक तो पैसा की, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। दूसरा, कुछ जरूरी चीजें हैं वो हमारे पास रहें। कुछ जरूरी चीजें मतलब वो बेसिक हैं ही, जैसे गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, कुछ जरूरी चीजें जो कि होना जरूरी है। और तीसरा, कुछ जरूरी सुविधाएं हैं, कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता होगा, बहुत साल तक भारत में बिजली ही नहीं थी। आज भी लोग, बहुत पहले वाले लोग कमेंट करते थे पुरानी सरकार वाले कि यार देखो बिजली बिजली, कभी बिजली नहीं आई। आज कम से कम ये तो है कि इलाहाबाद में 24 घंटे बिजली है। मैं इस बात के लिए खुश हूँ और इस चीज़ के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए गवर्नमेंट को, जिसने 24 घंटे मुझे बिजली दे दी। तो अगर किसी आदमी के पास सर्वाइवल के लिए बिजली नहीं है तो वो भी एक टाइप का गरीब है। ये किसने कहा? याद रखिए, वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक ने 3 डेफिनेशन दी। एक तो लो इनकम होनी चाहिए,
दूसरी, सामान्य चीजें खरीदने में अगर आदमी अक्षम, सामान्य चीजों का क्लियर सा मतलब कि हर आदमी को घर चलाने के लिए, हर आदमी को जिंदा रहने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। गेहूं की जरूरत पड़ेगी, चप्पल की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर ये सारी चीजें में अक्षम हो या इनमें से किसी चीज में अक्षम हो तो वो गरीब है। और तीसरा, एन अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस नीडेड, कुछ सुविधाओं की जरूरत है, जैसे बिजली बिना नहीं काम चलेगा, पानी ही बिना नहीं काम चलेगा, इन सब की सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है। तो गरीबी में 3 चीज इंक्लूड करता है कौन? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब आ जाइए भारत में गरीबी की, अब हम लोग बात करते हैं। गरीबी क्या हो गया, समझ में आ गया। गरीबी को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो याद रखिए, भारत में पहली बार गरीबी पे कब ध्यान दिया गया? आपको पता, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। पहली पंचवर्षीय योजनाओं में बोला गया कि यार चलो कृषि पे ध्यान देते हैं, वेरी गुड। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बोल दिया गया चलो यार इंडस्ट्री पे ध्यान देते हैं, बहुत बढ़िया। फिर जो अगली वाली पंचवर्षीय योजना आया उसमें किस पे ध्यान दिया गया? किस पे ध्यान दिया गया, जल्दी से बताइए। चलो ठीक है, मिक्स करते हैं, आगे आ जाते हैं। फिर सेल्फ रिलायबिलिटी पे काम करते हैं। उसके बाद और क्या ध्यान दिया गया? जो चौथी वाली आई, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया लोगों ने। ठीक है, ग्रोथ भी हो और स्टेबिलिटी भी हो और सेल्फ रिलायंस भी हो। जब गरीबी की बात करते हैं तो मेरा मेन गरीबी है, तो गरीबी कौन से पंचवर्षीय योजना में पहली बार भारत में कॉन्सेप्ट आया? तो याद रखिएगा 1974 से 79 की जो पंचवर्षीय योजना था उसमें 2 नारा दिया गया। कौन सा नारा दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी शब्द का यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया। क्या? 2 लक्ष्य रखे गए, एक तो गरीबी हटाओ, पॉवर्टी रिमूवल, और दूसरा आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार गरीबी पे चर्चा किस उसमें की गई, कौन से पंचवर्षीय योजना में? तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी की बातचीत की गई। ठीक है, ये हो गया अगला पॉइंट। अब आ जाइए, भारत में गरीबी का पूरा आकलन कौन करता है, कौन रिलीज करता है? गरीबी से रिलेटेड सारे डेटा कौन रिलीज करता है? तो याद रखिएगा भारत में गरीबी से रिलेटेड सारे डेटा नीति आयोग रिलीज करता है। नीति आयोग किससे मांगता है डेटा? तो याद रखिए, अगर गरीबी की बात करते हैं तो नीति आयोग डेटा मांगता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से। किससे मांगता है? यही कलेक्ट, जो डेटा कलेक्शन है वो किसका काम है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। नीति आयोग किससे डेटा लेता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से डेटा लेता है। तो अगर गरीबी का डेटा उठाना होगा तो कौन उठाएगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगर हिंदी में बोलें तो ऐसा समझिए, आप इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रटना इसलिए जरूरी है, संस्थानों के नाम कभी कभी और अधिकतर यही होता है इंग्लिश में ही दे दिया, अब आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करते रहिए, इसलिए नाम जरूर याद रखिए। इसको मैं बोल दूं तो ये कौन सा मंत्रालय है? याद रखिएगा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम समन्वयक मंत्रालय। समझ रहे हैं ना? कार्यक्रम समन्वयक मतलब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंट कर दे वो मंत्रालय। मॉस्फी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये इसके अंडर में कौन आता है? एनएसएसओ। एनएसएसओ डेटा किसको देता है? नीति आयोग। तो नीति आयोग इस डेटा को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। तो याद रखिए, भारत में गरीबी का डेटा कौन रिलीज करता है? नीति आयोग रिलीज करता है। ये हो गया भारत में गरीबी। ठीक है, एक बेसिक चीज है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अगला टर्म, एक एक चीज को लिखिएगा, बहुत जरूरी है। अब आ जाइए गरीबी के मापन में। गरीबी क्या हो गई ये आप समझ गए। अभी कुछ डेटा मैंने इधर लिखा है, कुछ डेटा उधर, वो उनकी बारी आने दीजिए, लेकिन फिलहाल बीच वाले में समझिए। गरीबी को अब मापना है। गरीबी क्या हो गई ये समझ में आ गया। वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशन दी वो समझ में आ गया। भारत में कौन रिलीज करता है डेटा? नीति आयोग करता है। किससे लेता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से लेता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस? तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में आता है। अब बात करें, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ा रहा हूं, प्लीज थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी एक आध पॉइंट में, अदरवाइज मैं बाइलिंगुअल ही पढ़ाता हूं। अब आ जाइए, गरीबी को मापना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, गरीबी को कैसे मापा जाता है? तो याद रखिए, गरीबी को मापने के 2 तरीके हैं, बहुत ध्यान से समझिए। गरीबी क्या है समझ में आ गया। एस्टिमेशन का मतलब मापना। कैसे मापे जाते हैं? तो 2 तरीके हैं, याद तो रखिए। एक तो है इनकम, पहला क्या है? इनकम, और दूसरा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं हिंदी में भी बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान। इनकम का मतलब आय और कंजप्शन का मतलब उपभोग खर्च। याद रखिएगा, इनकम का मतलब आय
कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब उपभोग खर्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दो तरीके से गरीबी को हम लोग नाप सकते हैं। एक तो क्या है, आय के हिसाब से नापे, और दूसरा किसके हिसाब से नापे, उपभोग के। उपभोग का मतलब खाने पीने की चीजों में कौन कौन सी चीजें हैं उस टर्म में नापे। तो अब बात आती है, देखिए दो तरीके, ये पूरे वर्ल्ड में बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में गरीबी नापने के दो तरीके हैं। तो भारत ने कौन सा तरीका अपनाया है, याद रखिए भारत में जो गरीबी नापी जाती है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पर नापी जाती है। समझ में आ गया। पहली चीज, गरीबी को मापना है तो कैसे मापेंगे, दो तरीके हैं। एक तो इनकम का मतलब आय, कौन लोग कितना कमाते हैं उसकी आय, और दूसरा क्या है, कंजप्शन, खर्चा कितना होता है, कुछ गिनी हुई उपभोग की वस्तुओं में खर्चा कितना होता है। जैसे मैंने बोला ना कि हर आदमी को जिंदगी जीने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, उन बेसिक चीज हर आदमी को पड़ती है। ये कॉमन सा है कि दुनिया में, जैसे मैं भी हूं तो मैं भी दाल चावल खाता हूँ, अंबानी भी दाल चावल खाता होगा, है कि नहीं, मतलब वो भी खाते होंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो हर आदमी को जीवन जीने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है जो हर आदमी को पड़ती ही है, ठीक है। उन पे उनके उपयोग करने में जो खर्चा आता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, याद रखिए। और इनकम का मतलब मेरी सैलरी कितनी है, किसी की सैलरी कितनी है। तो भारत में किस आधार पर नापा जाता है, याद रखिए इनकम आधार पर नहीं, किस आधार पर, कंजप्शन आधार पर नापा जाता है। चलिए अब मुझे बताइए इनकम आधार पर, ये बहुत जरूरी है। हर चीज देखिए, कोई भी चीज पढ़िए तो हर चीज को डिटेल में पढ़िए, वरना मत पढ़िए, ठीक है। अब देखिए मैं जो डेटा ले रहा हूं फिलहाल के लिए ये मैं सोलो डेटा चल रहा है, ठीक है। इसके बाद वाला चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो डेटा मैं उसी बुक से लूंगा जो मैंने आपको चक्षु की बताई है। आप कोई भी बुक लीजिए, मुझे फर्क नहीं है। मैंने एक बुक, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इच्छा हो आपकी जैसा करिए। अब आ जाइए कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर में ही क्यों भारत में हम लोग इसी को क्यों भारत में गरीबी नापने में यूज करते हैं, इनकम को क्यों नहीं यूज करते। तो सबसे पहला रीजन क्या है जानते हैं, भारत में इनकम आधार पर, आय के आधार पर इसलिए गरीबी नहीं नापते क्योंकि भारत में आय में बहुत असमानता है। कैसी असमानता जानते हैं, अगर जो टोटल इनकम भारत की निकाली जाएगी तो टोटल करके कंक्लूड कर दिया जाए, भाई टोटल निकाला। देखिए मान लीजिए पूरे भारत में आ रहा, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आय के आधार पर क्यों नहीं नापते हैं भारत में, कैसे नापते हैं याद रखिए, इंडिया में किसके आधार पर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पर नापते हैं। आय पे क्यों नहीं नापते मैं वो बता रहा हूं। मान लीजिए पूरे भारत से पैसा, मान लीजिए जस्ट कि 2000 रुपए या 2000 करोड़ आया, मान लीजिए एक जनरल टर्म की बात कर रहा हूं, मान लीजिए 2000 करोड़ भारत की टोटल इनकम आई, सब पैसा इकट्ठा कर लिया 2000 करोड़। उसके बटे में जब आप जनसंख्या कर देंगे, मान लिया 10 के हिसाब से आ गया, तो अब क्या आ जाएगा बताइए, इसका मतलब 200 करोड़ रुपए प्रति, 10 व्यक्ति हैं किसी जगह पे 2000 करोड़ रुपए आया, ठीक है। तो टोटल प्रति व्यक्ति की आय कितनी हो गई, 200 करोड़ रुपए। लेकिन अब एक बात बताइए, ये तो प्रति व्यक्ति की आय हमने ऐसे ब्लाइंडली मार दी, लेकिन अब एक बात आप समझेंगे तो अंबानी, मैं भी हूं, अब इसमें सब इंक्लूड हो गए, मतलब अंबानी की और मेरी सैलरी का एवरेज कर दिया, जबकि मेरी सैलरी है 66,000 रुपए, अंबानी की सैलरी है 66 करोड़, पता नहीं कितनी करोड़ होगी, 66 करोड़ डेली या मंथली या 4 दिन की इनकम क्या है, 66 करोड़ रुपए है अंबानी की। तो अब ये बताइए, ये आय में असमानता है कि नहीं है। भारत में जो गरीब है वो बहुत गरीब है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, ये सबसे बड़ी भारत में आय की असमानता है। इसलिए ये बताइए क्या इनकम मेथड को यूज करना सही है, हाँ कि ना, पहली कमी ये। और क्यों नहीं इनकम मेथड यूज करते, एक दूसरा रीजन भी है जानते हैं। मान लीजिए जो रेगुलर वेज है, जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरी प्राइवेट जॉब है, मेरी सैलरी, मैं अपने पे ही एग्जांपल ले रहा हूं, इसको क्यों नहीं यूज करते। तो सबसे पहला, आय में असमानता। दूसरा क्यों नहीं यूज करते, मान लीजिए मेरी सैलरी है भाइयों 66,000 रुपए, मैं एक बात कर रहा हूं, मान लीजिए मेरी सैलरी है 66,000 रुपए पर मंथ की। अब जो रेगुलर, ऐसे मैं नहीं, मैं एक जनरल एक वेज आदमी जो कि रेगुलर नौकरी करता है या जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करता है, उसकी सैलरी मान लीजिए मंथली 66,000 रुपए है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ साल में 2 बार कॉपी चेक होती है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिसमें लोग 80-80 हजार रुपए कमा लेते हैं अलग से, ठीक है, अलग से। तो अब ये बताइए 66,000 रुपए मेरी सैलरी है, ये जो इनकम हुई ये क्या हो गई, ये एडिशनल इनकम हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई। तो जब काउंट कर रहे हैं इनकम के आधार पर तो मेरी ये काउंट की जा रही है, लेकिन मुझे एडिशनल इनकम हो जा रहा है। तो बताइए क्या ये तरीका सही है कि गलत है, गलत है। इसीलिए याद रखिए आय में जो रेगुलर वेज है उनकी भी सैलरी बदलती रहती है, कभी ज्यादा मिल गया कभी कम मिल गया, इसलिए इनकम आधार नहीं सही है। कौन सा आधार सही होगा फिर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग के खर्च के आधार पर हम लोग भारत में गरीबी को नापते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कुछ चीजों को हम लोग जान ले, जैसे गरीबी से रिलेटेड जितने टर्म है इसके 2 वीडियो बनेंगे। चलिए तो
अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी पी, क्या कि हम लोग बात कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन की। अब आ जाइए पॉवर्टी लाइन पे, ध्यान से देखिए गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन क्या होती है। मैं कहता हूं देखिए पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है, गरीबी रेखा क्या है, गरीबी क्या है समझ में आ गया। वर्ल्ड बैंक ने जो डेफिनेशन दी थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि गरीबी रेखा भारत में कैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे होता है। अब माप रहे हैं तो याद रखिए गरीबी रेखा क्या होती है। एक बास्केट लीजिए, एक बास्केट लिए, ठीक है। अब मान लिया मेरा नाम है मानस पांडे, मुझे अपने जीवन यापन के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या ज़रूरी है? दाल ज़रूरी है, चावल ज़रूरी है, रोटी है, सब्जी है, ठीक है, और चप्पल है, जूता, चप्पल है, चप्पल तो ज़रूरी है कि नहीं, ये बिना चप्पल के चल देंगे पक्का ना। और ऐसे कर करके याद रखिए एक बास्केट ली जाती है। क्या ली जाती है? बास्केट ली जाती है। इस बास्केट में याद रखिए हर आदमी को जीवन जीने के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, वो जरूरी चीजें बहुत आवश्यक हैं। अब उन जरूरी चीजों का मिनिमम खर्चा, मिनिमम एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा एक्सपेंडिचर कितना, मिनिमम एक्सपेंडिचर जो कि जरूरी है एक आदमी को जीवन जीने के लिए। कुछ एक देखिए मिनिमम एक्सपेंडिचर का मतलब कुछ चीज़ें, ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें जो खर्चा लगता है उसकी मिनिमम वैल्यू को लेवल बोलते हैं क्या? गरीबी रेखा। गरीबी रेखा वो लाइन है या वो खर्च है जो कि उससे कम में, भाई उतने खर्च में एक आम आदमी आराम से खाने पीने का सामान या बेसिक चीज़ों को इकट्ठा कर सकता है। तो उसी मिनिमम खर्चे को क्या बोलते हैं? गरीबी रेखा। मान लीजिए वो मिनिमम खर्च आता है 1000 रुपये, इसका मतलब गरीबी रेखा की लाइन क्या है? 1000 रुपये है। अब कोई आदमी अगर 1000 से कम पा पाता है, किसी आदमी की इनकम 1000 से कम है, तो बताइए क्या वो गरीब होगा? एग्जैक्टली। अब याद रखिएगा इस मिनिमम खर्च या न्यूनतम खर्च से, अगर ये न्यूनतम खर्च किसमें लग रहा है? वो जरूरी बास्केट है जो कि हर आदमी को, बास्केट एक बास्केट ले लेते हैं, उसमें वो सामान रखते हैं जो कि हर आदमी के जीवन जीने के लिए जरूरी हो, ठीक है। अब वो न्यूनतम खर्च, इससे नीचे अगर किसी आदमी की आमदनी है, इससे भी नीचे, मतलब ये न्यूनतम खर्च तो जरूरी है, इससे अगर कोई नीचे आता है तो उसको बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। याद रखिएगा बीपीएल। क्लियर है सभी को? बीपीएल क्या है ये समझ लीजिए सभी लोग, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना। तो आपको समझ में आ गया बीपीएल क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है। ये जो बास्केट है इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? पीएलबी, पॉवर्टी लाइन बास्केट। वो बास्केट है जिनमें वो जरूरी सामान है जो हर आदमी के जीवन यापन के लिए जरूरी होते हैं। उन सामान का खर्चा कैलकुलेट कर लीजिए, वही क्या कहलाएगा? गरीबी रेखा को निर्धारित करेगा। उस पैसे के, उस मिनिमम खर्च के नीचे जो भी आदमी कमाएगा उस आदमी को क्या बोलेंगे? गरीबी रेखा के नीचे बोला जाएगा। बीपीएल, वो आदमी बीपीएल होगा, मतलब वो आदमी बीपीएल के अंतर्गत काउंट होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत। ठीक हो गया। एक और चीज आती है उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो होता है हेड काउंट रेशियो। आइए चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन सा? HCR, हेड काउंट रेशियो। इसका हिंदी मुझे देखिए मालूम नहीं, आप गूगल पे डालिएगा आपको मिल जाएगा, मैंने इंग्लिश में ही रटा था। कृपया आप ऐसे ही रटिएगा, ये आता भी ऐसे ही है। जानते हैं जब आपके सामने, अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं उस ऑब्जेक्टिव में दो साइड, एक इंग्लिश रहता है एक हिंदी रहता है, तो नाम आपको दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हेड काउंट रेशियो मतलब मुंडी काउंट रेशियो, मुंडी खोपड़ी सर को काउंट करने का जो रेशियो है HCR, उसका एक दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा HCR को हेड काउंट रेशियो बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है जानते हैं? पॉवर्टी रेशियो, गरीबी पॉवर्टी रेशियो। रेशियो को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुपात, गरीबी अनुपात या पॉवर्टी रेशियो। पॉवर्टी रेशियो क्या है? जनसंख्या का वो हिस्सा जो गरीबी रेखा के नीचे है। ये वो रेशियो है, क्या मतलब? गरीबी रेखा के नीचे वाला हिस्सा अपॉन कुल जनसंख्या। समझ में आ गया ना? गरीबी रेखा के नीचे वाला हिस्सा बटे कुल जनसंख्या को क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो। जनसंख्या का वो प्रपोर्शन या वो हिस्सा जो गरीबी रेखा के नीचे है। आज ठंड बहुत है, 5 डिग्री पारा था आज सुबह 3 बजे का।
इसलिए मैं बड़े अपने आप को ढक के चल रहा हूँ, आप भी ढक के चलिए, ठीक है। ये होता है हेड काउंट रेशियो, ये होता है गरीबी का एक और आयाम। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया गरीबी रेखा क्या होती है। गरीबी रेखा कैसे डिसाइड होती है, पॉवर्टी लाइन बास्केट से। वो बास्केट में वो चीज़ें रखी रहती हैं जो हर आदमी के जीवन जीने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, उसका कितना खर्च आएगा, उसका कितना खर्च आएगा वही निर्धारण करता है गरीबी रेखा के। उसके नीचे जो हो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन। एक और चीज़ हो गया हेड काउंट रेशियो, मुंडी काउंट रेशियो, इसका दूसरा नाम क्या है, गरीबी अनुपात या गरीबी रेशियो या पॉवर्टी रेशियो। इसकी वैल्यू क्या होती है, जनसंख्या का वो हिस्सा जो कि गरीबी रेखा के नीचे है। पक्का ना, इतनी चीज़ें हो गई। अब आ जाइए हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि याद रखिएगा, भारत में जो, अब ये तो समझ में आ गया गरीबी को मापना है, ठीक है, उसके टर्म समझ में आ गए। अब मैं एक और बात बता रहा हूँ, ये छोटी सी, उसके बाद आज की क्लास ही खत्म होगी। ये चीज़ें याद रखिए सब एक ही पार्ट है, ये 2 या 3 हिस्सों में अब आगे बढ़ सकता है। फिलहाल एक बात याद रखिए, ये जो गरीबी मापन है, अब आप तो ये तो समझ में आ गया। गरीबी मापन में आपको एक और चीज़ समझ में आ गई, बीपीएल। बीपीएल क्या है, गरीबी रेखा के नीचे वाली जनसंख्या या गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग। अब अगर मैं बात करूं कि इसका जो डेटा उठाया जाता है, डेटा का मतलब मुझे काउंट करना है कितने लोग बीपीएल है या नहीं है, ये तो ये कौन करेगा, याद रखिए। तो जो बीपीएल का सेंसस होता है ये किसके अंडर में वो होता है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में। अब ये सब बड़े इंपॉर्टेंट डेटा, ये एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। और एक और याद रखिएगा, ये जो डेटा है या जो ये जनसंख्या है, बीपीएल की जो जनसंख्या है, ये कैसे कैलकुलेट होती है, याद रखिए। कौन कैलकुलेट करता है, याद रखिए, हम लोग राज्यों की मदद से कराते हैं, लेकिन कैसे कलेक्शन होता है, जो एनएसएसओ होता है, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे, वो इसका कैलकुलेशन हर 30 दिन पे होता है। ये बात ध्यान रखिए, गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए हर 30 दिन पे, 30 दिन में काउंटिंग होती है, हर 30 दिन पे, मतलब 30 दिन की बात हम लोग करेंगे। ये बात बार बार याद रखिए, सबसे जरूरी है। जो डेटा उठाया जाता है वो 30-30 दिन का उठाया जाता है। कितने दिन का डेटा उठाया जाता है, डेटा जो कलेक्ट किया जाता है गरीबी के लिए वो 30 दिन का डेटा उठाया जाता है। ये 3 बार आया है क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में। बड़े बड़े लोग हर चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें नहीं पढ़ते, इन सबको जरूर पढ़िए, ये आएगा जरूर, ठीक है। 30 दिन का डेटा उठाते हैं कौन, एनएसएसओ उठाता है, किसके लिए, इस सबके मापने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद बीपीएल की कौन, ये देखिए एनएसएसओ उठाता है, याद रखिए एनएसएसओ किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या, मॉस्फी के अंतर्गत में है, वो करता है। ये बीपीएल का इवैल्यूएशन कौन करता है, तो याद रखिए बीपीएल को काउंट करता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन एनएसएसओ जो है वो किसके अंतर्गत में है, मॉस्फी के अंतर्गत में है। और एनएसएसओ जो जाता है वो कितने दिन का डेटा उठाता है, याद रखिएगा 30 दिन का डेटा उठाता है गरीबी रेखा के लिए। कौन सा मेथड से, कंजप्शन मेथड से। तो कंजप्शन के लिए कितने दिन का डेटा उठाता है, 30 दिन में कितना कंजप्शन किया, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले पॉइंट के साथ, जो कि हम लोग बात करेंगे कितने टाइप की गरीबी होती है और कौन कौन सी समितियां हैं, ठीक है। एक बात और बता दीजिए, भारत में अब आपको ये तो पता होगा पहली बार गरीबी हटाओ प्लान कब आया, 5वां 5 ईयर प्लान में आया 1974 से 79। देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, हो सकता है मुझसे भी कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो जाती होगी, तो प्लीज़ मॉडिफाई करती है, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप में से ही कुछ लोग उठ के कुछ लोगों का जवाब देते हैं, मुझे इसमें बड़ा अच्छा लगता है, तो आप दिया करिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर 18,000, मुझे पता है वो सब जेन्युइन है, वो प्लीज़ वो बने रहें, मुझे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जितने हैं उतने ही सेटिस्फाइड रहें बस। थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। ये गरीबी पे दूसरा वीडियो है, ये गरीबी पे दूसरा वीडियो है। साथ ही साथ ये जान लीजिए ये आपके ग्रामीण समाज के पहले टॉपिक ग्रामीण भारत भारतीय संदर्भ में या ग्रामीण समाज भारतीय संदर्भ में का लास्ट पार्ट चल रहा है ये, और इसके बाद एक या 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इतना बहुत होता है, ठीक है। और हाँ, अब ये जो मैं बता रहा हूँ इससे एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, याद रखिएगा। कई लोग कहेंगे कि यार सर ये है नहीं कि ये सिलेबस, ये एग्जैक्टली सिलेबस में है। ग्राम में गरीबी, गांव में गरीबी। भाई जब गरीबी की बात के बिना कैसे गांव की बात हो सकती है, गांव में गरीबी तो होती ही है भाई, बिना उसके हम लोग शुरू ही नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे ठंड लग रही है इसलिए मेरा ये ऐसा हालत है, एक ही दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो बना के मैं रख लेता हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिना देर किए हुए आज शुरू कर रहे हैं गरीबी के मापन से। इसके पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी कि भारत में गरीबी को कौन मापने या निर्धारण करने का फाइनल एस्टिमेट कौन देता है,
नीति आयोग देता है। तो अब आ जाइए, सबसे पहले भारत में गरीबी को मापने की शुरुआत कब हुई? भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने भारत से पूरा पैसा, पूरा सोना, पूरा रुपया सब चूस डाला, भारत वालों को गरीब बनाया अंग्रेजों ने, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उन्हीं के बीच में से एक हमारे बहुत महान आदमी थे, दादा भाई नारोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नारोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली बार इन्होंने एक किताब लिखी, वो किताब का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखा? 1901 में। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक एग्ज़ाम लिया था असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसमें ये आया हुआ था। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आती हैं एग्ज़ाम में, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया अब इस बुक में उन्होंने क्या लिखा याद रखिए, दादा भाई नारोजी ने लिखा कि भारत में जो बात की जाए कि कितनी क्या भाई, अब ये तो आप समझ गया इनकम, भाई एक निर्धारण, गरीबी रेखा का निर्धारण, तो वो रेखा का मतलब क्या समझ में आ रहा है ना? मिनिमम खर्चा, वही गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। तो अब देखिए पर कैपिटा इनकम कैसे बताई उन्होंने, पहली बार याद रखिए प्रति व्यक्ति आय की गणना इन्होंने सबसे पहले की भारत में। कैसे की? 16 से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति ईयर, साल भर में, याद रखिए इन्होंने भारतीयों की गणना की। इतना कम था, सोचिए ये कैसा मेजर किया इन्होंने? साल भर में मेजर किया, याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति प्रति ईयर। एक व्यक्ति साल भर में 16 रुपए से 35 रुपए तक जो है, याद रखिए उसकी इनकम है, उस हिसाब से निर्धारण पहली बार, याद रखिए, दादा भाई नारोजी ने ही गरीबी का एस्टिमेट किया भारत में। और इन्होंने किस बेसिस पे ये किया? इन्होंने किया कॉस्ट ऑफ मिनिमम बेसिक डाइट। अच्छा, ये गरीबी निर्धारण में आपको ये तो समझ में आ गया हो, गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा वो लाइन है या वो मिनिमम खर्च है जिससे एक आम आदमी कुछ ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकता है। तो वो रेखा 16 से 35 बताई किसने? दादा भाई ने सबसे पहली बार। इन्होंने ये भी बताया कि किस आधार पर इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने इस आधार पर कहा कि डेली मिनिमम बेसिक डाइट, जो हम डेली खाना खाते हैं वो उसका कम से कम खर्चा कितना होगा? 16 से 35 कितना पर ईयर। हालांकि ये बहुत कम था, इसीलिए भारत में उस समय बहुत गरीबी ज़्यादा थी। और इसमें क्या क्या शामिल था? दाल, चावल, सब्जी, मांस, घी, तेल, नमक। ये पहली बार दादा भाई नारोजी ने किया, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भारत में गरीबी का सबसे पहला निर्धारण किसने किया? दादा भाई नारोजी ने किया। उन्होंने कौन सी बुक लिखी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया, ऐसे ही लिखिएगा, इंग्लिश में ही लिख के, हिंदी में भी आएगा तो इसी नाम से आएगा। और कब किया? ये सन बहुत ज़रूरी है, 1901। ये ध्यान रखिए, यूपी लोक सेवा आयोग अपने क्वेश्चन को लगातार रिपीट करता है। अभी ये 10 दिन पहले क्वेश्चन आया है कि 1901 में इन्होंने पहली बार जो है गरीबी का निर्धारण किया, ये ध्यान रखिएगा, 1901 में। ठीक, किस आधार पे किया? तो डेली जो हम लोग खाना खाते हैं उस पे कितना चार्ज लगता है, उस आधार पे इन्होंने ये पहली बार किया, 16 रुपए से 35 रुपए। उसके बाद क्या हुआ आगे चल कर आपको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके हाथ में आई एक टाइम पे? सुभाष चंद्र बोस साहब के। तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस साहब ने एक कमेटी बनाई, राष्ट्रीय योजना कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, इंग्लिश में नेशनल प्लानिंग कमेटी। कब? 1938 में। सबसे पहले कब बनी? 1901 में। फिर कब बनी? 1938 में। किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1901 में किसने किया एस्टीमेट? दादा भाई ने। फिर सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने बोला कि नहीं, 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति मंथ। याद रखिए, अंतर समझ रहे हैं ना? दादा भाई ने साल भर के हिसाब से चर्चा की, हर साल में। इन्होंने बोला नहीं भैया, 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति आए और ये गरीबी रेखा का निर्धारण करेगा। और पर मंथ, एक महीने का एस्टिमेट इन्होंने बताया। और इन्होंने आधार क्या बनाया? देखिए, एक तो जीवन स्तर आदमी का कैसा है, सही जीवन स्तर हो, और दूसरा इन्होंने लिखा कि यार न्यूट्रिशन भी रिक्वायरमेंट दिया जीवन स्तर पे। और दूसरा न्यूट्रिशन का मतलब पोषक तत्व, खाना जो खा रहे हो वैसे नहीं खाते रहो, उसमें पोषक तत्व के आधार पे जो जो जरूरी होता है उस आधार पे इन्होंने दूसरी बार वो किया। अगली चीज आती है, देखिए 1944 में बॉम्बे प्लान, ये आता है एग्जाम में, याद रखिए। बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में। ये कब? इसके अकॉर्डिंग कितना रुपए प्रति व्यक्ति आई थी? 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति ईयर। साल भर में 75 रुपए अगर कोई आदमी की इनकम है या उससे ऊपर है तो वो गरीब नहीं, गरीबी रेखा के ऊपर है। ये कहा गया किसमें? बॉम्बे प्लान में। अब देखिए उसके बाद अगली क्या हुआ, ये तो इतना यहां तक आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा क्या है देखिए, फिर यहां पे आ जाइए।
अब स्वतंत्र हो गया तो 1962 में योजना आयोग कार्य समूह, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पहले 3, स्वतंत्रता के बाद यहां से शुरू होता है। योजना आयोग कार्य समूह ने 1962 में बोला, पहली बार याद रखिए, कि यार शहरों में अलग निर्धारण करो, गांवों में अलग निर्धारण करो। जो शहरों में आप निर्धारण करिए तो याद रखिएगा, जब गांवों में करिए अलग और शहरों में अलग करिए। तो गांवों में इन्होंने क्या निर्धारित किया, 20 रुपए। किसका, याद रखिएगा, ये गरीबी का निर्धारण 20 रुपए। और शहरों में कितना रुपए किया, याद रखिए 25 रुपए। सभी को याद रहना चाहिए, कोई गड़बड़ी मत करिएगा। तो शहरों में कितना, 25 रुपए, और गांवों में कितना, 20 रुपए। ये हुआ स्वतंत्रता के बाद। अब देखिए सबसे जरूरी क्या हुआ, इसमें भी याद रखिए, ये जो योजना आयोग, अब आपको करना क्या है ये ध्यान से सुनिए। आपको ये 6 कमेटी, याद रखिए स्वतंत्रता के बाद 6 कमेटी बनी है गरीबी के लिए, गरीबी के निर्धारण के लिए। एकदम दिमाग में रख डालिए, इससे एक कमेटी का सीधे सीधे नाम, अगर आप यूपी SSS का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सीधे सीधे कमेटी का नाम आएगा। अगर आप यूपी PCS को एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा, सीधे सीधे डिटेल आ जाता है कि कितना रुपए निर्धारित किया गया। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको एक लाइन से याद कर लीजिए, योजना आयोग कार्य समूह 1962। उसके बाद दांडेकर जी आए 1971 में, इन्होंने ये सब किसके लिए, याद रखिए गरीबी के निर्धारण के लिए। फिर अलग समिति आई 1979, फिर लकड़ावाला समिति 1993, फिर तेंदुलकर समिति 2009, और फिर रंगराजन समिति 2014। इनमें से याद रखिए जो स्वतंत्रता के बाद पहली आई वो कितनी आई, गांव के लिए 20 रुपए प्रति साल प्रति वर्ष, याद रखिएगा 20 रुपए पर ईयर लिखिएगा, 20 रुपए प्रति ईयर। और इन्होंने बोला 25 रुपए प्रति ईयर गरीबी रेखा का निर्धारण कर दिया। उसके बाद आए एक भाई साहब दांडेकर और रथ दूसरा नंबर पे। ये देखिए दूसरे नंबर पे आ गए कौन, पहली कमेटी स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी, योजना आयोग कार्य समूह। दूसरा आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसका वजह बता रहा हूं। दांडेकर समिति ने पहली बार, याद रखिए, फर्स्ट सिस्टमैटिक एस्टीमेट भारत में किया। पहला सिस्टमैटिक इवेंट भारत में स्वतंत्रता के बाद किसने किया, याद रखिए दांडेकर समिति ने, दांडेकर व रथ समिति ने किया। इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो इन्होंने जो निर्धारण किया गरीबी का, वो पहले इन्होंने डेटा कहां से उठाया, तो नेशनल सैंपल सर्वे से पहली बार इन्होंने लिया। याद रखिएगा इन्होंने पहली बार डेटा कहां से लिया, नेशनल सैंपल सर्वे से। और पहला सिस्टमैटिक एस्टीमेट, सिस्टमैटिक का मतलब एक निर्धारित, एक अच्छे तरीके से, एक सेट तरीके से किया। और ये किस पे बेस्ड था, तो देखिए खर्च पे आधारित था। खर्च कैसा खर्च, तो याद रखिएगा एक आदमी को डेली 2250 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। उसमें जितना खर्च लगे उस आधार पर हम गरीबी को नापेंगे। ये किसने कहा, याद रखिए गांव में हो चाहे शहर में हो, इसने किसने कहा है, ये दांडेकर भाई और रथ जी ने कहा क्या, कि अगर कोई आदमी डेली 2250 कैलोरी ऊर्जा ले रहा है खा के, तो वो गरीब नहीं है। उसके ऊपर है तो गरीब नहीं, इसके नीचे है तो गरीब रहेगा। याद रखिए दोनों जगह, चाहे शहरों में कहा जाए चाहे गांवों में। तो याद रखिए दांडेकर समिति किस पे आधारित पे, खर्च पे आधारित थी। किस पे, खर्च पे आधारित थी, एक्सपेंडिचर बेस्ड पे। पहली स्वतंत्रता के बाद सिस्टमैटिक था। किससे डेटा इन्होंने पहली बार लिया था, NSS से लिया था। और इसके पहले देखिए प्रति व्यक्ति आ रहा था, लेकिन यहाँ पे किस पे आ गया, कैलोरी पे आ गया। ठीक है, तो कैलोरी बेस्ड डेयरी, तो एक अलग ही लेवल का इन्होंने क्या किया, हर चीज को एक सिंपल तरह, गांव हो चाहे शहर हो इतना खर्चा होगा, एक तराजू से तोल दिया। तो इससे बड़ा बवाल होना शुरू हुआ। अब देखिए जो अगली कमेटी आई, तो सबसे पहली कमेटी ये हो गई, फिर दांडेकर हो गई, फिर क्या हो गई, अलग कमेटी। अलग कमेटी ने एक अलग ही लेवल दिया। अलग कमेटी को बनाया किसने, देखिए प्लानिंग कमीशन ने सेटअप किया 1979 में। आपके लिए ये डेट जानना ज्यादा जरूरी है, सबसे आवश्यक कि ये सीक्वेंस आपको ये जानना पड़ेगा कि यार दांडेकर किससे रिलेटेड थे, गरीबी से रिलेटेड थे। अलग समिति किससे रिलेटेड थी, गरीबी से रिलेटेड थी। तो अलग समिति ने क्या कहा, अलग समिति ने एक अलग कायदा, अलग से नाम याद रखिए, अलग। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण किया, लेकिन उन्होंने किस आधार पर किया, याद रखिएगा, तो महंगाई के प्राइस को एडजस्ट करते हुए किया। बस एक लाइन आपको दिमाग में याद रखनी है, इन्होंने महंगाई के प्राइस को एडजस्ट रखते हुए किया। किसने, अलग समिति ने। उसके बाद अब याद रखिएगा जो अब अगली 3 लाइनें हैं, जो अगले 3 भाई हैं, लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे लकड़ावाला समिति 1993 में आई, इन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखिए। इसके पहले वाले जो थे दांडेकर, इन्होंने क्या कहा था, कैलोरी के हिसाब से हम कितना कंजर्व करते हैं। यहाँ देखिए लकड़ा वाले भाई ने भी क्या बोला कि हमें, इन्होंने जो सजेशन दिया, उन्होंने बोला कि जो हमें उपभोग खर्च देखना चाहिए। उपभोग का मतलब
कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखना चाहिए, किसमें, कैलोरी कंजप्शन में। अगर एक दिन में आदमी को, जैसे इसके पिछले वाले में आपने पढ़ा होगा, डेली कितना खाना, जैसे आप खाना खाएंगे तो आप ऊर्जा ले रहे हैं, ऊर्जा का मतलब कैलोरी, तो उस आधार पे इन्होंने बोला कि यार कैलोरी बेस्ड करो, डेली भर में इतने कैलोरी एक आदमी को जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी चीज इन्होंने बोला कि एक नई चीज याद रखिए, गरीबी रेखा को इन्होंने राज्य स्पेसिफिक कर दिया कि अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर ले। पहले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपको पता होगा ना, इससे महंगाई नापी जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। जैसे देखिए शहरों में क्या होते हैं, इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, तो एक तो उनके लिए हम निर्धारण करें, और एक अलग इन्होंने क्या किया, गांव में क्या होते हैं, खेती करने के लिए आप लोग मजदूर बुलाते हैं ना, तो एग्रीकल्चर लेबर, गाँव के लिए CPIAL एग्रीकल्चर लेबर मतलब कृषि मजदूर गांवों के लिए, और शहरों के लिए इन्होंने एक नई चीज दी थी, क्या, इंडस्ट्रियल वर्कर। उन लोगों की आय का निर्धारण भी इन्होंने किस आधार पर किया, याद रखिएगा, उन लोगों का निर्धारण कैलोरी के कंजप्शन आधार पर इन दो अलग अलग समूहों में डिवाइड किया। इसका मतलब यहां तक लकड़ा वाला समूह समिति किस पे आधारित थी, याद रखिए, कैलोरी कंजप्शन पे। कैलोरी, खाना खाइए उससे आपको जो कैलोरी मिलती है, कितनी मिनिमम कैलोरी होनी चाहिए, इस आधार पर थी बेस्ड, कौन, लकड़ा वाला। लेकिन जैसे तेंदुलकर भाई साहब आए 2009 में, तेंदुलकर साहब आए, इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने बोला नहीं, ये जो उपभोग खर्च जो कैलोरी के हिसाब से है, ये सब बंद करिए, कैलोरी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा तेंदुलकर ने कैलोरी को मना कर दिया कि नहीं, कैलोरी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, और फिर वही इन्होंने शुरू किया कि गांवों के लिए अलग, शहरों के लिए अलग। अब तेंदुलकर भाई साहब के बारे में एक चीज जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, याद रखिएगा, तेंदुलकर समिति 2009 में आई, इन्होंने क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 33 रुपए, ये एग्जाम में 4 बार आ चुका है, याद रखिएगा। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर कितना रुपए इन्होंने गरीबी का एस्टिमेट किया, याद रखिएगा, ये 10 बार आ चुका है। प्रतिदिन एक आदमी को 33 रुपए, कैसा, पर डे, याद रखिएगा, प्रतिदिन, किस आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 33 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आदमी का खर्चा है। ये किसने कहा, ये कहा तेंदुलकर भाई साहब ने। पिछले वाले में क्या था, इन्होंने पिछले वाले को पलट दिया, पिछले वाले कह रहे थे यार कैलोरी के हिसाब से, इन्होंने बोला नहीं, पैसे के हिसाब से करो। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति है वो है लास्ट वाली, रंगराजन समिति, क्योंकि ये चल रही है ना, आप इसी पे आधार पर ये अधिकतर पूछी जाएगी सबसे, अभी फिलहाल के लिए तो ये आप इन सब में लेटेस्ट ये रंगराजन है, ठीक है। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। रंगराजन जी ने क्या कहा, 2014 में ये समिति आई, इन्होंने क्या बोला, देखिए ध्यान से सुनिए। इसके पिछले वाले भाई साहब थे, तेंदुलकर साहब ने कहा था कि यार कैलोरी के हिसाब से मत करो, कैलोरी के मतलब ऊर्जा, हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए। अब उसी को इन्होंने आगे एक्सपेंड किया कि इन्होंने बोला कि यार अगर कैलोरी की बात करें, गरीबी का कैसे हम लोग निर्धारण करते हैं, तो देखिए अगर एक आदमी कहाँ पे है, याद रखिएगा, अगर एक आदमी शहर में है, कहाँ पे है, शहर में है, तो याद रखिएगा उसको कितना किलो कैलोरी चाहिए, 2090 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है। और अगर एक आदमी गांव में है तो उसको चाहिए 2155 किलो कैलोरी, कहाँ पे, गांव में। फिर इन्होंने प्रोटीन के लिए बोला कि यार याद रखिए, अगर प्रोटीन 48 ग्राम प्रोटीन ज़रूरत पड़ती है डेली एक आदमी को डेली कितने ग्राम प्रोटीन, 48 ग्राम प्रोटीन, कहाँ पे, गांव में, और 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो फैट है, वसा, 28 ग्राम वसा अर्बन में, मतलब शहरों में 28 ग्राम वसा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गांव में 26 ग्राम फैट से ही लोग काम चला लेते हैं। और जो इन्होंने सबसे ज़रूरी बोला, याद रखिए, अगर कोई आदमी शहर में है और वो प्रतिदिन 47 रुपए कमा ले रहा है, याद रखिएगा, एक ऐसा आदमी जिसकी डेली अर्निंग 47 रुपए प्रतिदिन है, उसके ऊपर है, तो वो गरीब नहीं है। तो अगर एक ऐसा आदमी जो 47 रुपए से कम डेली कमाता है, वो गरीब है, कहाँ, शहर में। और एक अगर गांव का आदमी 32 रुपए से कम डेली कमाता है, तो वो क्या है, गरीब है। ये दोनों टर्म याद रखिएगा, 47 शहर में, 32 गांव में। तेंदुलकर ने कितना बोला था, 33 रुपए पर डे के हिसाब से, लेकिन इन्होंने, लकड़ावाला साहब ने, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही याद रखिए, 47 रुपए प्रतिदिन शहर में और 32 रुपए गांव में। थैंक यू सो मच। ये हुआ गरीबी का एस्टिमेट। खास तौर से आप ये सीक्वेंस और ये किस लिए हैं याद रखिए, ये सभी गरीबी के लिए हैं। ये हुआ गरीबी का डेटा। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे